डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बट डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ कैसे होता है, क्या डैंड्रफ की वजह से हमें हेयर लॉस हो सकता है, क्या हमें स्कैल्प को ऑयल करना चाहिए अगर हमें डैंड्रफ है, कौन सी बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूस हैं, कौन सी बेस्ट एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स हैं, और क्या हम डैंड्रफ को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस के बारे में। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड टिप्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में पता चलता रहे। डैंड्रफ कैसे होता है? डैंड्रफ होने के बहुत सारे फैक्टर्स और रीजंस रहते हैं, जैसे कि सिवेशियस ऑयल ग्लैंड अगर ज़्यादा एक्सेस सीबम या ऑयल बनाने लग जाए उसकी वजह से, फंगल ग्रोथ की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और कुछ मेजर फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि स्ट्रेस, जेनेटिक्स, इम्यूनिटी और डाइट एंड न्यूट्रिशन। हमारे स्कैल्प में बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इन हेयर फॉलिकल्स के साथ ऑयल ग्लैंड यानी कि सीबम प्रोड्यूसिंग सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। कई बार ये सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फंगल ग्रोथ होती है जिसे हम मैलासीजिया कहते हैं। और इस फंगल ग्रोथ की वजह से रेडनेस और कई बार इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें स्केलिंग और फ्लेकिंग और इचिंग होती है यानी कि डैंड्रफ होती है। क्या डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस हो सकता है? डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस डायरेक्टली नहीं हो सकता है, पर ये देखा गया है कि जिन रीजंस की वजह से डैंड्रफ होता है, कई बार उन रीजंस की वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, डाइट की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, साथ ही साथ स्ट्रेस की वजह से डैंड्रफ भी एग्रवेट हो सकता है और हेयर लॉस भी हो सकता है। पर कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर किसी को अक्यूट हेयर लॉस है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में टीलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं, उन पेशेंट्स में, उन केसेस में कई बार डैंड्रफ इंक्रीज़ हो जाता है हेयर लॉस के टाइम पे, या कई बार हेयर लॉस स्टार्ट होने से पहले ही हल्का सा डैंड्रफ इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि डैंड्रफ हल्का सा इन्फ्लेमेशन करता है स्कैल्प में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हल्की सी रेडनेस हो जाती है स्कैल्प में। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से, रेडनेस की वजह से हेयर फॉल इंक्रीज़ हो सकता है। और कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि कई पेशेंट्स जिनको मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी कि जिसमें धीरे धीरे करके हमारा जो हेयर लाइन होती है वो रिसीड होने लग जाती है, पीछे होने लग जाती है, जो स्कैल्प के हेयर है वो काफ़ी हद तक हल्के होने लग जाते हैं। और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जिसमें जो हमारा पार्टीशन होता है हेयर का वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, जो पार्टिंग होती है वो बढ़ने लग जाती है। उन केसेस में अगर हम एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करते हैं, उसमें कई बार जो पैटर्न हेयर लॉस होता है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। और कुछ स्टडीज़ ने ये डिटर्मिन किया है कि एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ करते हैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट के साथ, तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेटर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम हमें स्कैल्प में ऑयलिंग करनी चाहिए अगर हमें डैंड्रफ है, या फिर डैंड्रफ के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सेस सीबम या ऑयल की वजह से, फंगल ग्रोथ की वजह से, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस की वजह से फ्लेकीनेस और डैंड्रफ होता है। कई बार मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्कैल्प में एक्सेस ऑयल है, और ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्प करते हैं फंगल ग्रोथ में, जिसकी वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए यूजली हमें ऑयलिंग अवॉइड करनी चाहिए अगर डैंड्रफ हो तो। पर कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि ऑयलिंग के बाद डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। बट हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि कैसे होता है। बेसिकली ऑयलिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ रिड्यूस हो सकता है। पर कुछ ऑयल आते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम रिड्यूस होती है, जैसे कि टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो काफ़ी सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूस में भी हमें मिलता है, जिससे जो डैंड्रफ होता है वो रिड्यूस होता है। तो हमें चूज़ करना चाहिए कि हमारे स्कैल्प के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन से बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं। कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स और कुछ यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स जो कि डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो है पायरेथ्रोन जिंक। काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है और काफ़ी कॉमन इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत सारे शैम्पूज़ में होता है डैंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए। काफ़ी कॉस्मेटिक शैम्पूज़, ओवर द काउंटर शैम्पूज़ जो होते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, उसमें भी जिंक पायरेथ्रोन होता है। ये क्या करता है, हमारे स्कैल्प के जो फंगस है उसको रिड्यूस करता है, साथ ही साथ फ्लेकीनेस जो होती है स्कैल्प में उसे रिड्यूस करता है। ये बाकी जो शैम्पूस होते हैं जैसे कि सेबामेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू उसमें भी पाया जाता है, और कुछ मैंने अपने फेवरेट एंटी डैंड्रफ शैम्पूस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। कुछ एंटी फंगल इंग्रेडिएंट्स जो कि डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं वो है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल शैम्पूस भी काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू, जो कि डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। यूजुअली ये ओवर द काउंटर भी कई बार मिलते हैं कम कॉन्सेंट्रेशन में, यूजुअली 1% कॉन्सेंट्रेशन में। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो यूजुअली 2% होती है जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने अपने कुछ फेवरेट कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। सेलेनियम सल्फाइड एक काफ़ी कॉमन और इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है जो कि काफ़ी सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूस में होता है, और इसकी भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि फंगल ओवरग्रोथ को रिड्यूस करता है, फ्लेकीनेस को रिड्यूस करता है। सेल्सन एक काफ़ी कॉमन सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू है, और मैंने कुछ ऐसे शैम्पूज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। सैलिसिलिक एसिड भी एक काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है। जैसे अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे होंगे, मैंने बताया होगा आपको उसके अंदर कि सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो काफ़ी अच्छा एक्सफोलिएटिंग एजेंट रहता है, जिससे कि जो ऊपर का लेयर है स्किन का, स्कैल्प का, उससे शेड ऑफ होता है, जिससे कि फ्लेकीनेस रिड्यूस होती है। ये काफ़ी सारे शैम्पूज़ में मिलता है जो कि एंटी डैंड्रफ होते हैं। ये भी हमारी डैंड्रफ को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। टार बेस्ड शैम्पूज़ भी काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, स्पेशली अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा स्केली हो, बहुत ज़्यादा थिक स्केल्स हों, तब हम कोल टार बेस्ड शैम्पूज़ एडवाइस करते हैं। ये बेसिकली जो फ्लेकीनेस होती है, जो स्केल्स होते हैं उसे रिड्यूस करता है, क्योंकि ये जो सेल्स का हमारे स्कैल्प में टर्नओवर होता है उसे रेगुलेट करता है। यूजुअली टार बेस्ड शैम्पूस हम एडवाइस करते हैं कि हमें वेट हेयर पे उन्हें यूज़ करना चाहिए, हल्का सा मसाज करना चाहिए शैम्पू को, ताकि थोड़ा सा झाग या लैदर बने, और उस लैदर को स्कैल्प में अराउंड 5 मिनट्स के लिए रखना चाहिए ताकि इंग्रेडिएंट जो है उसकी ज़्यादा बेटर अब्जॉर्प्शन हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी शैम्पूज़ भी कई बार हम प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ पेशेंट्स को, अगर हमें लगता है कि डैंड्रफ काफ़ी सिवियर है या जो नॉर्मल हम शैम्पूज़ प्रिस्क्राइब करते हैं, यूज़ करते हैं, उससे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो कई बार हम एंटी इन्फ्लेमेटरी शैम्पू भी ऐड करते हैं, जिससे कि हम स्कैल्प यूजुअली एडवाइस करते हैं वॉश करने के लिए। ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड शैम्पूज़ होते हैं जो कि स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, उसे रिड्यूस करता है। तो यूजुअली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमें ये जो शैम्पूज़ होते हैं ये कैसे यूज़ करने चाहिए? नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं इन्हें नियरली ट्वाइस अ वीक यूज़ करने के लिए, और कई बार इन शैम्पूज़ में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई होती हैं कि इन्हें कितने मिनट के लिए आपको अप्लाई करके रखना है, या स्कैल्प में लीव ऑन करना है कुछ टाइम तक के लिए, या इमिडिएटली इसे रिंस ऑफ करना है। तो आप जब भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ें कि इसे कैसे यूज़ करना है, क्या इसे अप्लाई करके थोड़ी देर तक रखना है, उसके बाद वॉश करना है, या इमिडिएटली रिंस ऑफ कर देना है। बट यूजुअली ट्वाइस अ वीक एप्लीकेशन इनफ रहती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। पर अगर आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम इन एंटी डैंड्रफ शैम्पू से भी कम नहीं हो रही, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार डैंड्रफ काफ़ी सिवियर होता है और उसके लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी लोशंस भी देने रहते हैं, जो कि हम यूजुअली ओवरनाइट, मतलब रात भर लगाने के लिए एडवाइस करते हैं स्कैल्प पे, जिससे कि रेडनेस, इन्फ्लेमेशन कम होती है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो लोशंस मार्केट में होते हैं ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हैं, एंड आपको ये नॉर्मल शॉप से नहीं मिलती, ये यूजुअली फार्मेसी से मिलती है, और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको कौन से ग्रेड का एंटी इन्फ्लेमेटरी लोशन लगाने की ज़रूरत है, कब तक लगाने की ज़रूरत है, और कैसे लगाने की ज़रूरत है। अगर इन लोशन से भी आपका जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो नहीं इम्प्रूव होती,
तो कई बार हम ओरल मेडिकेशंस भी देते हैं, यूजुअली एंटी फंगल मेडिकेशंस होती हैं डैंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कई बार डैंड्रफ बहुत ज़्यादा सिवियर होती है। कई बार सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, स्कैल्प में फ्लेकीनेस होती है, तो उस केस में कई बार हमें एंटी फंगल जो टैबलेट्स हैं वो भी लेने रहते हैं कुछ टाइम पीरियड तक के लिए, ताकि हम डैंड्रफ की प्रॉब्लम को, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके। डैंड्रफ की प्रॉब्लम का क्या परमानेंट सोल्यूशन है, क्या डैंड्रफ को हम परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं। डैंड्रफ के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, और ये काफ़ी हद तक डैंड्रफ को रिमूव कर देते हैं अगर हम इसे रेगुलरली यूज़ करें। बट कई बार ये देखा गया है कि डैंड्रफ रिड्यूस हो जाती है, रिमूव हो जाती है जब हम एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ या एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर जैसे हम इन्हें छोड़ते हैं फिर से एग्रेवेट हो जाती है, डैंड्रफ फिर से बढ़ जाती है। स्पेशली जब विंटर्स आते हैं डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि उस केस में हमें एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ काफ़ी रेगुलरली यूज़ करने पड़ते हैं, और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेटर बता सकेंगे कि कितना रेगुलरली आपको आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए। बट कई बार अगर डैंड्रफ नहीं कंट्रोल होती, नहीं रिमूव होती, तो हमें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार ये कंडीशन सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकती है या फिर स्कैल्प सोराइसिस हो सकता है, जिसको हमें रेगुलरली ट्रीट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देने की ज़रूरत है। तो डैंड्रफ एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट अगर हम सोचें कि इसको परमानेंटली हम हटा देंगे तो यूजुअली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ एग्रेवेट होता है, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, इवन जैसे विंटर्स में एग्रेवेट हो जाता है। तो कुछ फैक्टर्स हम इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ, जितनी ट्रीटमेंट्स हैं, हम जितने शैम्पूज़ हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ आप हमें एक थम्स अप साइन सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।